आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बहराइच के एक नामी साहित्यकार की, जो केडीसी में इतिहास के प्रवक्ता हैं। उसके साथ ही उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं। आज उनकी 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहती हूँ। जो काट रहा विषधर समाज को डसता है, विष दंत तोड़ने में हिंसा का भाव कहाँ। जो दुराचार का शीश भुवन का हंता है, उसकी विनाश लीला में पुण्य निखरता है। आइए डायरेक्टली उनसे ही बात करते हैं, मिस्टर राजेश्वर से। आपको काव्य में रुचि है, ये रुचि किस तरीके से पनपी, क्या शुरुआत रही आपकी जिंदगी में? है कि काव्य में उतरना या उसमें मनुष्य का रुचि होना, उसका लिखना, ये सब कोई आकस्मिक घटना नहीं है। इसके पीछे आदमी के अपनी ज़िंदगी के जो पृष्ठभूमि है, जो घटनाक्रम है, वो बहुत कुछ प्रभावित करता है मनुष्य के सोच को। योजनाएं बना करके सब नहीं होता, प्रकृति का एक आयोजन है, उसमें मनुष्य को कुछ न कुछ मिल जाता है। और करुणा तो काव्य के मूल में है ही। करुणा हो, सृजनशीलता हो, दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। अगर रचनात्मक प्रवृत्ति है, सृजनात्मकता है मनुष्य के मस्तिष्क में, और उसको शोक प्रदान करने वाली, करुणा देने वाली परिस्थितियां भी साथ में हैं, तो इस बात का अवसर अधिक है। आपकी जो ये आपातकालीन रचना है विप्लव, उसके बारे में कुछ बताइए। ये आपातकाल का समय तो आप लोगों को पता ही है। सत्ता लिप्सा के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने संपूर्ण लोकतंत्री भावनाओं का दमन करते हुए देश में आपातकाल की घोषणा की थी। देश में लाखों नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, लोकतंत्र के पक्षधर लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। संसद में केवल उनके ही दल के सदस्य थे, बाकी सब जेलों में थे। 11वीं कक्षा का मैं विद्यार्थी था। उस समय मेरी काव्य कृति मानव प्रकाशित हुई थी। उस समय विद्यार्थी जीवन में कविता करना और फिर उसका प्रकाशित होना, ये भी मित्रों के सहयोग से संभव हो पाया, और लोगों के लिए ये सब बड़ा आश्चर्यजनक था। और आज उसकी प्रतियां दुर्लभ हैं। एक उस समय के मित्र के पास एक प्रति सुरक्षित थी, जो हमारे स्त्री बच्चे खोज करके उनके पास से ले आए थे। उसका दूसरा संस्करण तो नहीं हुआ, किंतु उसकी यादें हमारी पीढ़ी के लोगों के मन में हैं। तो वो क्रम जो शुरू हुआ कविता का, वो फिर चलता रहा। बाद में कुछ पत्रिकाएं हमने संपादित की। 70-71 के दौर में अब मासिक पत्र का संपादन प्रकाशन किया, और महाकवि दिनकर ने मुझसे कहा था कि मैंने सोचा था कि मैं भी एक साहित्यिक पत्र निकालूं, किंतु फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। तो मैंने कहा कि आपको क्या कठिनाई थी, आपको निकालना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तुम नहीं समझते हो, नौजवान हो, 2-4 अंक निकालोगे तब तुमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये बात उनकी सही थी। 2-4 अंक निकालने के बाद साहित्यिक पत्रों का क्या हश्र होता है, ये मुझे पता चल गया। और जब तक कोई सुनियोजित योजना आर्थिक रूप से सुस्पष्ट न हो, कम से कम 1-2 साल मैगजीन चलाने भर का साधन आदमी के पास न हो, तो उसको संचालित करना कठिन है। इतना साधन मिल जाने पर इतने ग्राहक बनाए जा सकते हैं कि उसका खर्चा निकल जाए और लाभ हानि से मुक्त होकर के साहित्य की सेवा की जा सकती है। एक हिंदी आंदोलन हुआ था, उसमें भी हमारी सक्रिय भूमिका थी, और सेठ गोविंद दास को हम लोग लाए थे, जो सीनियर मोस्ट एमपी हुआ करते थे, हिंदी सेवक संघ के संचालक थे। और एक ऐसा दौर मुझे याद है कि बहराइच में एक भी बोर्ड अंग्रेजी भाषा में नहीं था। इसके लिए हम लोग कोई उपद्रव नहीं करते थे, दिन में प्रेम से घूमते थे। जो बोर्ड अंग्रेजी में रहते थे उनको नोट कर लेते थे, और प्रेम से एक पोस्ट कार्ड लिख दिया जाता था दुकानदार को, बड़े विनम्रतापूर्वक, और उनको समय दिया जाता था कि आप सुविधानुसार इसको भारत की किसी भी भाषा में अंग्रेजी को छोड़ करके, और अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो हिंदी में ही इसको करा लें, क्योंकि वो
भाई प्रचार भी होता है, जिस भाषा को आदमी समझता है उसके माध्यम से, और 3-4 दिन के अंदर लोग परिवर्तन कर लेते थे। अब मज़े की बात यह है कि किसी भी किस्म की उत्तेजना और उपद्रव के बिना इतना बड़ा परिवर्तन आया कि एक भी बोर्ड बहराइच में अंग्रेजी या दूसरी भाषा में देखने को नहीं मिलता। तो इसके पीछे जो देश काल का वातावरण था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आंदोलन था, बहुत सी बातें थीं जिसका एक लाभ हम लोगों को काम करने में मिला। और फिर आगे चल करके अब पत्र को बंद कर देना पड़ा। अब पत्र में प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रघुवीर सिंह भी बराबर लिखा करते थे, और अपने शहर के जो प्रसिद्ध गीतकार थे, पारस भ्रमर, राधा कृष्ण शुक्ल पथिक, श्याम प्रकाश अग्रवाल, हरिभक्त सिंह पंवार, इन सब की रचनाएं अब में समय समय पर प्रकाशित हुआ करती थीं। बाद में वातायन, सानुबंध और प्रेरणा जैसे पत्र पत्रिकाओं का कुछ संपादन करने का अवसर मिला। सानुबंध में तो एक श्रृंखला हम लोगों ने चलाई थी, जागृत पुरुषों की श्रृंखला और बेचैन मनुज, जो कि हम लोगों के साथ ही समाप्त हो गई। आगे चल करके हम लोगों ने हमारे एक मित्र ने उस मैगज़ीन से अपने को विड्रा किया, लेकिन जब तक हम लोग रहे तब तक वो श्रृंखला उसमें चलती रही। बाद में उस श्रृंखला पर लिखना लोगों को कठिन पड़ा और वो बंद हो गई। अब आज क्या स्थिति है सानबंद की पता नहीं। लखनऊ से गुजरते समय कहीं इसका हमने एक बार बोर्ड देखा था, तो हमें लगा कि शायद सानबंद अभी भी निकल रही है। 9वीं कक्षा का मैं विद्यार्थी था GIC में। तब हमारे पाठ्यक्रम में दिनकर जी की 2-3 रचनाएं थी। एक नर्ता का आदर्श, जो रेशमरथी से लिया गया था, और कुरुक्षेत्र की विज्ञान से संबंधित एक लंबी कविता थी। ये पढ़ने में हमको बहुत ही उत्तेजना, प्रेरणा प्राप्त हुई, और उसके बाद तो फिर धीरे धीरे दिनकर के साहित्य को खोजना, उसे पढ़ना, ये चलता रहा। फिर उनके संपर्क में भी आया। BA प्रथम वर्ष में पहुंचते हुए उनसे भेंट मुलाकात हुई। उन्होंने हमारे अब पत्र के लिए अपनी कविता भी भेजी, बुढ़ापे की वेदना, और उनकी कविता में मुझे कबीर के तर्क और तुलसी की भावुकता दोनों ही मिले, जिसने मुझे प्रभावित किया, और उनके संपर्क में भी ये प्रभाव ले गया, और विप्लव भी मैंने उनको समर्पित किया।